नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलिए आज की पहली अपडेट एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर से शुरू करते हैं। लगभग 3 या 4 दिन पहले ही एक अपडेट सामने आया था जिसमें बताया गया था कि इंडियन एयरफोर्स अभी भारत डायनामिक लिमिटेड के साथ अस्त्र मिसाइल की मार्क 1 वर्जन के लिए एक डील को फाइनल कर चुकी है, जिसकी कीमत लगभग 2,971 करोड़ के आसपास की थी और इसमें कम से कम 400 से ज्यादा मिसाइल को यहाँ पे खरीदने के लिए डील किया गया है। और इसका कारण ये है कि इंडियन एयरफोर्स अभी आगे चल के अपनी हर सुखोई स्क्वाड्रन में अस्त्र मिसाइल को ऑपरेशनल करना चाहता है और इसे आगे चल के रशियन ओरिजिन R-77 मिसाइल को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा अभी तेजस और MiG-29 में भी अस्त्र मिसाइल को इंटीग्रेट करने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन आज सुबह डिफेंस न्यूज नाम की एक वेबसाइट, जो कि बिल्कुल भी हमारी वेबसाइट नहीं है, उसमें एक आर्टिकल को पब्लिश किया गया था जिसमें ये क्लेम किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के किसी ऑफिशियल की तरफ से बताया गया कि अस्त्र मिसाइल की रेंज बस 60 किलोमीटर है और इंडियन एयरफोर्स इसकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं है और अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अस्त्र मिसाइल की वेट को कम करने के लिए कहा जा रहा है। अब यहाँ पर कई फैक्टर है जिस पर बात किया जा सकता है। पहला फैक्टर ये कि मिसाइल की मैक्सिमम रेंज और इफेक्टिव रेंज ये वेरी करते हैं। जब भी किसी मिसाइल को लॉन्च किया जाता है तो लॉन्च होने वाले एयरक्राफ्ट उसकी स्पीड और अल्टीट्यूड को लेके इसका मिसाइल की रेंज के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ता है। साथ ही टारगेट कितना मैन्यूवरेबल है, यानी कि कितनी तेजी में जा रहा है, कितनी डायरेक्शन में या कितनी स्पीड में डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, इसका भी मिसाइल के ऊपर असर पड़ सकता है। लेकिन आपको याद होगा 2019 में अस्त्र मिसाइल से नियरली 90 किलोमीटर की डिस्टेंस पर एक नियरली सुपरसोनिक टारगेट को इंटरसेप्ट किया गया था, जिससे साफ होता है कि मिसाइल लगभग 90 किलोमीटर की दूरी से टारगेट को इंटरसेप्ट कर सकता है और इसका मैक्सिमम रेंज यहाँ पे DRDO की तरफ से 110 किलोमीटर के आसपास क्लेम किया जाता है, जो कि मे भी फाइटर साइज एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट करने में कुछ हद तक रिड्यूस हो सकती है। और इस मिसाइल का जो नो एस्केप जोन होने वाला है वो इसकी मैक्सिमम रेंज से कम होने वाला है या फिर कम से कम 3 गुना के आसपास कम होने वाला। और ये सिर्फ हमारी अस्त्र मिसाइल के साथ नहीं बल्कि दुनिया की किसी भी कन्वेंशनल या डुअल पल्स मोटर वाले मिसाइल के साथ होने वाला। बाकी इसकी जो वेट को लेकर सवाल किया जा रहा है कि इसकी वेट काफी ज्यादा है, तो फिलहाल ये हंसने वाली बात है क्योंकि अस्त्र मिसाइल की वर्तमान की वेट 154 kg है। वहीं पर अगर रशियन ओरिजिन R-77 मिसाइल की बात करें तो इसका वेट करीब 175 kg है और ये जो मिसाइल ये पुराना वर्जन था जिसका रेंज लगभग 80 किलोमीटर के आसपास की थी और बालाकोट के बाद इसकी एक और नई वेरिएंट को भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से खरीदा गया था, जो कि R-77-1 के नाम से जाना जाता है और इसकी जो रेंज है वो लगभग 110 किलोमीटर के आसपास की है और इसका वेट जो है वो लगभग 190 kg है, जो कि अस्त्र मिसाइल के मुकाबले काफी ज्यादा है। और इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स की तरफ से रशियन ओरिजिन R-27ER और R-27ET मिसाइल का भी इस्तेमाल किया था, जिनकी वेट 250 kg से लेके 350 kg के आसपास हो सकती है। तो यहाँ पर ऐसे कौन से मैथमेटिकल फॉर्मूला में अस्त्र मिसाइल का वेट इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर को ज्यादा लग रहा है? और ये भी कौन से इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। बस आर्टिकल के ऑथर का ये क्लेम था कि ये कोई इंडियन एयरफोर्स का ऑफिसर है जिनको मीडिया से बात करने का ऑथराइजेशन नहीं दिया गया। और आपको समझ में आ गया होगा कि किस वजह से उनको मीडिया से बात करने के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऑथराइजेशन नहीं दिया गया। बाकी मेरे हिसाब से ये कोई प्रोपेगेंडा है जो कि अस्त्र मिसाइल को यहाँ पे डिफेम करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि ये अपने सेगमेंट में यानी कि 110 किलोमीटर रेंज की VVR मिसाइल की सेगमेंट में अस्त्र मिसाइल यहाँ पे एमरा R-77 और यहाँ तक कि SD-10 को भी आउट परफॉर्म करने वाला है और आगे चल के अस्त्र मिसाइल का मैसिव एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी मौजूद है, जिस वजह से इसको सिर्फ ब्लेम करने के लिए अभी फॉरेन एक्सपर्ट्स की तरफ से अभी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना शुरू कर दिया गया है। अगला अपडेट कावेरी इंजन को लेके। वैसे इनिशियली हम जिस कावेरी इंजन को डेवलप कर रहे थे वो प्रोजेक्ट अभी आगे नहीं बढ़ने वाला है, लेकिन उस डेवलपमेंट को बेस करके अभी कावेरी इंजन के कुछ और भी डेरिवेटिव को बनाना जारी रखा गया था, जिसमें ड्राई कावेरी इंजन एक पार्ट होने वाला है। अब ड्राई कावेरी इंजन को तो फिलहाल रशिया भेजा जाने वाला था, जहां पर रशियन फ्लाइंग टेस्ट बेड यानी कि IL-76 एयरक्राफ्ट में इसको इंटीग्रेट करके टेस्ट करने का प्लान किया गया था। लेकिन रशिया और यूक्रेन के बीच चले लड़ाई की वजह से अभी तक इसको रशिया ले जाकर इसकी टेस्ट करने में हमको परेशानी हो रही है और इसमें डिले हो रहा है। लेकिन इस दौरान कावेरी इंजन की कोर में कुछ मॉडिफिकेशन किया गया था, जिस वजह से वर्तमान की जो कावेरी इंजन का कोर है ये प्रीवियस कोर के मुकाबले काफी ज्यादा स्टेबल पाया गया है।
पिछली बार जब भी कावेरी इंजन को इसकी फुल पावर के साथ टेस्ट करने की कोशिश की जा रही थी तो इसकी कोर को थोड़ा अनस्टेबल पाया गया था, जिस वजह से इसको तेजस में इंटीग्रेट करने का जो प्लान किया गया था उसको ड्रॉप कर दिया गया था। अभी GTRE की तरफ से 2024 तक इसकी इनिशियल फ्लाइट टेस्टिंग को कंप्लीट करने का प्लान बनाया गया है, जो कि फिलहाल इसकी टाइमलाइन से थोड़ा पीछे चल रहा है, क्योंकि अभी बस इसको रशिया भेजने से ही कुछ काम नहीं होने वाला है, बल्कि रशिया भेजने के बाद इसको IL-76 में इंटीग्रेट करने के लिए GTRE को इसमें कई सारे मॉडिफिकेशन करने की जरूरत पड़ने वाली, जिसके बाद इसे एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करके टेस्ट करना शुरू किया जाएगा और कुछ इनिशियल ग्राउंड ट्रायल को कंप्लीट करने के बाद इसे फ्लाइट टेस्टिंग के लिए वहां पे भेजा जाएगा, जहां पर इसे इनिशियल फेज में लगभग 6000 मीटर की ऊंचाई में ले जाकर करीब माक 0.6 की स्पीड में करीब 1 घंटे तक फ्लाई किया जाएगा। और अगर सब कुछ सही रहा तो इसे करीब 50 से 60 टेस्ट फ्लाइट को कंप्लीट करने के बाद इसे एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करने के लिए क्लियर किया जाएगा। अभी ड्राई कावेरी इंजन करीब 46 किलोटन की थ्रस्ट को प्रोड्यूस कर सकती है और इसके अलावा GTRE की तरफ से एक नई आफ्टरबर्नर सेक्शन और टर्बोफैन सेक्शन को भी डेवलप किया जा रहा है, जो कि इसकी RCS को काफी हद तक कम करने वाला है। फिलहाल अभी अगर ड्राई कावेरी इंजन में फर्दर आफ्टरबर्नर सेक्शन को लगाया भी जाता है तो ये लगभग 76 किलोटन की थ्रस्ट को प्रोड्यूस करने वाली है, जो कि शायद तेजस में इस्तेमाल करने के लिए तो सफिशिएंट नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमारे फ्यूचर अनमेंड एयरक्राफ्ट में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और फ्यूचर में डेवलप किए जाने वाले फ्यूचरिस्टिक अनमेंड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि फूफा में इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। अगला अपडेट दुनिया की सबसे बड़ी नेवल वॉर एक्सरसाइज को लेके, जिसे आप सब रिमपैक यानी कि रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज के नाम से जानते होंगे। मोस्टली अगर आपने बैटलशिप नाम का मूवी देखा होगा तो उसको मेनली सेम एक्सरसाइज को बेस करके बनाया गया था और फिलहाल अभी भारत की तरफ से इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने का फैसला किया गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा नेवल एक्सरसाइज है, जो कि इस बार 29 जून से लेकर 4 अगस्त तक होनोलुलु और सैन डिएगो बेस में आयोजित किया जाएगा। वैसे पहले भी भारत की तरफ से इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया जा चुका है और सबसे पहले 2014 में इंडियन नेवी की तरफ से इस एक्सरसाइज में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू किया गया था और इस दौरान इंडियन नेवी की तरफ से INS सह्याद्री पार्टिसिपेट कर रहा था। फिर उसके बाद 2016 में INS सातपुरा को भेजा गया था और वापस 2018 में जब इस एक्सरसाइज को किया गया तो इसमें INS सह्याद्री पार्टिसिपेट कर रहा था। इससे पहले भी इंडियन टीम इस एक्सरसाइज में शामिल होते थे, लेकिन वो सिर्फ ऑब्जर्वर के तौर पर वहां पे शामिल होते थे, जबकि 2014 के बाद रिमपैक एक्सरसाइज में इंडियन नेवी की तरफ से एक्टिवली अपने वॉरशिप्स को भेजना शुरू किया गया था। पर जब से चाइनीज रायता फैला था तब से इस एक्सरसाइज को थोड़ा श्रिंक कर दिया गया था, जिसमें पिछली बार बस 10 देश और 22 वॉरशिप सबमरीन के साथ साथ 5300 क्रू मेंबर पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन इस बार US नेवी की 3rd फ्लीट की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक इस बार कम से कम 9 देश, इससे 38 वॉरशिप, 4 सबमरीन और 170 से ज्यादा एयरक्राफ्ट और करीब 25,000 क्रू मेंबर इसमें शामिल होने वाले हैं। अभी तक इंडियन नेवी की तरफ से तय नहीं किया गया कि इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए नेवी की तरफ से अपनी किस वेसल को वहां पे भेजा जाएगा, लेकिन इसको लेके जल्द ही कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू कर दिया जाएगा, क्योंकि 29 जून से एक्सरसाइज शुरू होने वाला है और कम से कम 20 जून से पहले हमें अपने वॉरशिप को होनोलुलु या फिर सैन डिएगो बेस में भेज देना चाहिए। वैसे रिमपैक एक्सरसाइज की बात करें तो इसे सबसे पहले 1971 में स्टार्ट किया गया था, जिसे सिर्फ यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा पार्टिसिपेट कर रहे थे और इसको इनिशियली एनुअली कंडक्ट किया जाता था, लेकिन 1974 के बाद से इसको हर 2 साल में एक बार करने का प्लान किया गया था और तब धीरे धीरे इसमें अलग अलग देश भी शामिल होने लगे थे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।